पॉलिटिक्स में ना बिजली, पानी, नालियों के, सड़कों के मुद्दे इतने साल पहले भी देखे हैं, आज भी देखे हैं। बेटी अगर कॉलेज में गई है और सेफली आ जाए तो वो एक बड़ी सुकून की बात होती है। उनको ना फ्यूचर काफ़ी हद तक ना डार्क नज़र आता है, क्योंकि वो कि इंडिया का वर्क लाइफ बैलेंस झंडा है, जिसमें बिल्कुल सही बात है। वो इसलिए झंड है क्योंकि भाई जब चाहे दिल करता है कोई मैनेजर फ़ोन करे, रात को फ़ोन करे, अर्ली मॉर्निंग एक्सपेक्टेशन होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति द इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। एक मैंने अभी रिसेंटली व्लॉग बनाया था पिछले हफ्ते कि क्यों एनआरआईज जो हैं इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आज उससे थोड़ा सा आगे है कि जो इंडिया के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो इंडिया छोड़ के क्यों चले जाते हैं किसी गल्फ़ कंट्री के लिए या वेस्टर्न कंट्री के लिए। शुरुआत में एक चीज़ कहूँगा कि वहाँ पे ना इस टाइम होपलेसनेस थोड़ी ज़्यादा है। मतलब होपलेसनेस में ये हो गया कि उनको उम्मीदें जितनी थी उतनी उस हिसाब से उनको चीज़ें वहाँ पे नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ चले जाते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक डाउन करूँगा उन चीज़ों को, और अगर आपके कोई पॉइंट्स हो जो मैं मिस कर गया हूँ, जो आप मेरे को सजेस्ट करना चाहते हो, ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि अगर और कोई पॉइंट्स हों तो लोगों को पता लगे। दोस्तों, जो आजकल कॉमन पता लगता है यंग लोगों से, तो यंग लोगों से ये पता लगता है कि इंडिया में ना इस टाइम सैलरीज़ काफ़ी कम हैं, टैक्सेस काफ़ी हाई हैं, और वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से बेचारे सवेरे से लेकर रात तक काम करते हैं या दोपहर से लेकर लेट नाइट तक काम करते हैं, ना काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। इस वजह से काफ़ी यंग लोग जो हैं इंडिया छोड़ चुके हैं, छोड़ना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं छोड़ने का। एक और चीज़ जो लोग कहते हैं मेरे को कि इंडिया का वर्क लाइफ बैलेंस झंडा है, जिसमें बिल्कुल सही बात है। वो इसलिए झंड है क्योंकि भाई जब चाहे दिल करता है कोई मैनेजर फ़ोन करे, रात को फ़ोन करे, अर्ली मॉर्निंग एक्सपेक्टेशन होती है। तो इस वजह से, क्योंकि जो आदमी पढ़ा लिखा हो जाता है ना, जिसने डिग्री की है या मास्टर्स की है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है एटलीस्ट उसको उसकी वैल्यू मिले, उसको उसकी इज्जत मिले। जो कि इंडिया में ना फ़िलहाल प्राइवेट सेक्टर में तो बस ये जो मैनेजर है उसकी सुनते रहो सवेरे से लेकर रात तक। ऐसा मेरे को फीडबैक सुनने को मिलता है लोगों से। काफ़ी यंगस्टर्स के मन में ना काफ़ी नेगेटिविटी मैंने देखी है कि भाई वो पढ़ाई करते हैं, टेस्ट्स पास करते हैं या इंटरव्यूज़ देते हैं, फिर आगे उनको कोई जॉब भी मिलती है, लेकिन उनको ना फ्यूचर काफ़ी हद तक ना डार्क नज़र आता है। क्योंकि वो कहते हैं कि यार इतनी महंगी पढ़ाइयाँ करके अगर सैलरीज़ वही 20,000 से लेकर 60,000 के बीच में मिलनी है, ये मैं 20,000 से 60,000 कह रहा हूँ, जो एक नॉर्मल कोई मास्टर्स करके भी वहाँ पे गया, मैं डॉक्टर्स इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा, पर हाँ कुछ इंजीनियर्स भी होंगे जो बेचारे 20 से 50,000 के बीच में घूम रहे हैं। वो लोगों का ये कहना है कि भाई फ्यूचर में ना कुछ आगे नज़र नहीं आता, चाहे वो पेंशन्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई हेल्थ केयर स्कीम्स हैं, या कोई उनको एम्प्लॉयर की ओर से हेल्थ केयर स्कीम्स या पेंशन्स मिलती हों। इस वजह से कई लोग कहते हैं कि बेटर है कि इंडिया से बाहर चले जाओ, जहाँ पे एटलीस्ट आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिले, और जो मैंने कहा गवर्नमेंट की ओर से कोई हेल्थ केयर स्कीम्स या फिर पेंशन्स मिले। ओके, यंग लोगों की बात कर रहा हूँ, किसके अरमान नहीं होते, उसकी फैमिली हो, बच्चे हों, लेकिन अब इंडिया में पढ़ाई की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि अब कई लोग कहते हैं कि या तो बच्चे ही पैदा मत करो, और अगर करते भी हैं तो वो उनको यही होता है कि यार इतना लंबा चौड़ा खर्चा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो आपका बच्चा किंडरगार्टन से लेके जो एटलीस्ट ग्रेड 12 तक जाता है, 12वीं तक, वो काफ़ी हद तक पढ़ाई फ्री होती है या सब्सिडाइज्ड होती है, या उसका जो स्टैंडर्ड है वो इंडिया के पब्लिक स्कूलों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इवन प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती है। इस वजह से भी मैंने कई यंगस्टर्स सुने हैं या कपल सुने हैं जो बाहर आ गए हैं, चाहे अब भी आ गए हैं या अपने बच्चे लेकर आए हैं। वो इस वजह से भी आए हैं कि यार इंडिया में कम से कम ना ये एक चीज़ जो थी आज तक इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सुधार नहीं हुआ है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब जो आदमी 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में कमा रहा हो, और एक बच्चे के लिए जब वो अपने एवरी ईयर रजिस्ट्रेशन कराता है, उसकी बुक्स खरीदता है, उसकी एजुकेशन की प्लानिंग करता है, तो कितने खर्चे होते हैं उसकी। कुछ महीनों की तो बेचारे की कमाई वैसे ही उड़ जाती है, और इस वजह से काफ़ी स्ट्रेस होता है, तो कई लोग इंडिया छोड़ देते हैं इस वजह से। एक और चीज़ जो यंग लोगों से सुनने को मिलती है और काफ़ी फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलती है कि इंडिया में ना सेफ्टी कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब अपने फैमिली के लिए। तो लोग कहते हैं कि यार मेरा बच्चा स्कूल गया है तो मैं स्ट्रेस फ्री होना चाहिए कि बच्चा स्कूल सेफली चला गया, स्कूल से आ गया, या बीवी काम पे गई है तो सेफली गई है, आ गई है, या बेटी अगर कॉलेज में गई है और सेफली आ जाए तो वो एक बड़ी सुकून की बात होती है। तो ना सेफ्टी कंसर्न्स में इंडिया अभी भी ना, मतलब एज़ कम्पेयर टू कनाडा या दूसरी कंट्रीज़, काफ़ी अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
इस वजह से ना बहुत सारे लोग वहाँ से छोड़ने की कोशिश करते हैं, या एटलीस्ट अपने बच्चों को कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, एटलीस्ट आप सेफ़ तो रहोगे बाहर, चाहे किसी कंट्री में आप दिन में रात में काम करते हो, सेफ्टी तो ज़रूर है। एक और चीज़ जो देखने को सुनने को मिलती है वो ये कि इंडिया में ना लेबर लॉज कोई बहुत ज़्यादा एनफोर्स्ड नहीं है, और इस वजह से ना शोषण काफ़ी हो जाता है कोई काम कर रहा हो, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में शोषण काफ़ी होता है, और उस वजह से ना जो कई लोग कहते हैं कि यार मैं यहाँ पे पढ़ा लिखा MBA होके भी इतने साल मेहनत करूँगा, पता नहीं प्रमोशन मिलनी है कि नहीं मिलनी है, क्योंकि वो सारा कुछ बॉसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको लाइक करते हैं या नहीं। कई बार आपका टैलेंट धरा रह जाता है और लाइकिंग के बेस पे प्रमोशन हो जाती है। दूसरी चीज़ पब्लिक सेक्टर, वो तो खैर सबको ही पता है कि वहाँ पे रिजर्वेशंस हैं, कास्ट बेस्ड या सरनेम बेस्ड या रिलीजन बेस्ड। तो इस वजह से ना काफ़ी जो टैलेंटेड लोग भी हैं ना, वो कहते हैं यार मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, मेरे को पता नहीं यहाँ मौका मिलना है नहीं मिलना है, और अगर मिलेगा तो वो भी मतलब कहीं जान पहचान निकाल के। तो इस वजह से भी वो कहते हैं जितना मैंने यहाँ पर टाइम अपना इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट ही कहूँगा कि भी एफर्ट्स इन्वेस्ट करने हैं, तो उससे बेहतर अगर उनकी माली हालत अलाउ करती है तो वो कई भी बाहर इसलिए आ जाते हैं कि जो स्ट्रगल इंडिया में करनी है उतनी देर में वो कम से कम कमा के एक्सपीरियंस गेन करके आगे बढ़ने के रास्ते निकल जाएं। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन या रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन तो खैर इंडिया में सालों से चलती आ रही है। पता नहीं, मेरे को खुद को उम्मीद नहीं है कि भी कभी सुधार होगा या कब होगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट के बेस के ऊपर रखा जाए, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, बजाय जान पहचान के या इस तरह से, ताकि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर सके। अगर आप कैलकुलेट करो लगभग 70-75 लाख का लोन हो ना अगर, तो इंडिया में जाके 10 से 11 साल में उतरता है जो आज के इंटरेस्ट रेट्स हैं। वेयर एज आप अगर फॉरेन कंट्री में किसी अच्छी वेस्टर्न कंट्री में हो तो आपका लोन आप टाइम पे उतार के वो लगभग 4 से 5 साल में उतार सकते हो। इस वजह से कई लोग कहते हैं कि यार मैं इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट्स करूंगा और 11 साल मेरे काम के जाएंगे, दैट टू इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस विदाउट एनी गुड वर्क लाइफ बैलेंस। सो कई लोग कहते हैं चलो अब इंडिया छोड़ो और यहाँ से जाके कहीं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी की ट्राई करो। एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन सुनने को मिलती है इंडिया में कि भी इंडिया में अगर कहीं अपॉर्चुनिटी होती भी है तो कल्चरल बैरियर्स और लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से कई लोग जा नहीं पाते और वो स्किल गैप भर नहीं पाता। अब एग्जांपल देता हूँ कि मतलब कोई पंजाब का, दिल्ली का, हिमाचल का अगर आदमी हो तो उसको मतलब जो समुंदर से रिलेटेड पढ़ाइयाँ हैं या शिप इंडस्ट्री से रिलेटेड पढ़ाइयाँ, उस बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। आफ्टर ऑल शिप बिल्डिंग की या सी टेक्नोलॉजीज़ का इतना ज़ोर नहीं होगा, वेयर जो साउथ इंडिया वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो कई बार ना स्किल गैप पूरा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, भर नहीं पाता, और डेमोग्राफिक्स इस चीज़ में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस वजह से भी कई लोग कहते हैं यार हम जिस लिमिटेड एरिया में हैं उससे आगे अगर हमने इंडिया में ही मूव करना है, जहाँ पे उनको फिर से कल्चरल बैरियर्स फेस करने पड़ेंगे, लैंग्वेज बैरियर्स फेस करने पड़ेंगे, तो वो कहते हैं जब अगर हमने नॉर्थ से साउथ जाना है, साउथ से नॉर्थ जाना है, तो भाई हम इससे अच्छा बाहर ही चले जाएं। एक ना बड़ी कॉमन चीज़ आजकल देखने को मिलती है कि इंडिया में लोग कहते हैं कि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है। वेयर अगर आप देखो यहाँ पे कितना क्लीन एटमॉस्फेयर है, हरियाली है, शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है। ये कई रीज़न है कि भी लोग कहते हैं बाहर जाएंगे कम से कम अच्छा खाना खाएंगे, फूड में मिलावट नहीं होगी, खाने में मिलावट नहीं होगी, तो इस वजह से वो कहते हैं हेल्थ तो अच्छी रहेगी, बाकी कुछ रहे ना रहे, आफ्टर ऑल हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इस वजह से भी कई लोग इंडिया छोड़ के बाहर किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं ताकि उनको हेल्दी फूड मिले, हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। दोस्तों, पंजाब की बात करना चाहूँगा या हरियाणा की बात करना चाहूँगा या दिल्ली की बात करना चाहूँगा कि जो वाटर लेवल्स हैं ना, ग्राउंड वाटर के, वो इतने नीचे जा चुके हैं कई जगहों पे कि लोगों को खुद को नहीं पता कि कब तक पानी चलेगा, या सरकारें कोशिश भी करती हैं तो उसका रिज़ल्ट इतना नहीं आ पाता है। और ढेर सारे कारण हैं इसके। ऑब्वियसली पॉपुलेशन उनमें से एक है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर कि जो पानी है वो मतलब कभी ना कभी तो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब कितनी बार न्यूज़ में भी आ चुका है, जल ही जीवन है, वेयर एज जो अपनी इंडिया की वाटर बॉडीज़ हैं उसमें इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन जाता है। और पानी की बात कर रहा था, शॉर्टेज के बारे में तो कई बारी न्यूज़ में आ चुका, लेकिन जो अवेलेबल वाटर बॉडीज़ भी हैं उसमें पोल्यूशन इतना ज़्यादा, तो कई लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे हर तरह की बीमारी आफ्टर ऑल इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पानी का कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूशन है, पोल्यूटेड वाटर का। तो इस वजह से लोग कहते हैं अगर हमने यहाँ पर रह के अपनी फैमिली बड़ी करनी है तो बच्चे क्यों ना बाहर चले जाएं या हम भी बाहर चले जाएं, ताकि ये एटलीस्ट हेल्थी लाइफस्टाइल तो मिले। बाहर की कंट्रीज़ में एक लोग इसलिए आते हैं कि लेबर राइट्स और हेल्थ एंड सेफ्टी की बात है।
जैसे बाहर मतलब मान लीजिए आपने कहीं पे कोई काम करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर ग्लव्स, आपको आई ग्लासेस या आपको कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जाता है अगर आपका काम कुछ हैज़र्डस एनवायरनमेंट में है। वेयर एज़ इंडिया जैसी जगह में अगर आज भी आप देखो जो ईंटों के भट्टे हैं वहाँ पे सारा का सारा परिवार लगा हुआ है, छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं, तब जाके वो ईंटें बनती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मतलब जितनी ज़्यादा लेबर सस्ती पड़ती है उस हिसाब से। तो कई चीज़ें ना मतलब इंडिया में अभी भी ध्यान देने वाली हैं और इम्प्रूवमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लोग कई बार कहते हैं कि यार क्या करना है यहाँ पे रह के, जब इतना कुछ आप देख लेते हो ना, फिर बंदा कहता है बाहर चलो, बाहर कम से कम एक वर्क लाइफ बैलेंस के साथ में लेबर लॉज और हेल्थ एंड सेफ्टी भी नसीब हो सकती है। एक फ़नी चीज़ है, कई लोग बेचारे हैं रिश्तेदारों से ताने सुन के इतने तंग आ जाते हैं कि वो कहते हैं यार मैं कब तक इनके ताने सुनता रहूँगा, तो वो फिर इंडिया छोड़ के बाहर चले जाते हैं। कईयों की ना बड़ी टॉक्सिक रिश्तेदारी होती है कि भाई जिसे हम पंजाबी में शरीकपना कह देते हैं, वो एक दूसरे की बुराई करता है, दूसरा तीसरे की, तीसरा चौथे की, और उसके बाद जो कोई काम अच्छा कर भी रहा होता है ना, वो रिश्तेदार कहता है यार मेरे को मेरी गुडनेस का क्या रिज़ल्ट मिला, अगर मतलब मैंने सबका भला भी किया या कोशिश की है भला करने की। तो इस वजह से भी कई लोग कहते हैं छोड़ो यार इन सबको, बाहर अकेले रहेंगे, कम से कम सुकून से तो रहेंगे। या कई माँ बाप की बेचारों की ईगो इतनी भांग हो जाती है और रिश्तेदारों के ताने सुन के कि अपने बच्चे को कहते हैं यार हम पक गए इनकी बातें सुन के, तुम लोग बाहर जाओ, अपनी जाओ, ज़िंदगी आराम से जियो, तरक्की करो। मेरा एक थोड़ा सा फ़नी दोस्त है, वो बोलता था इंडिया से यार आही कुछ चली जाना कि भी फैसिलिटीज़ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ अफ्रीका वर्गियां मिलदियां ने, तो टैक्सेस असी यूरोप वांगू पे करते हैं। सो ना वो मतलब कई बार देख के लगता है कि यार सुधार की ज़रूरत है। एक बड़ा कारण जो मेरे समझ में आता है, या मैं अब यंगस्टर से भी सुनता हूँ, कि इंडिया के सिस्टम से ना आज तक रिश्वतखोरी ख़त्म नहीं हुई। और दूसरा ये कि जब मैं बच्चा था, बड़ा हो रहा था, या अब जो यंग लोग आते हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स में ना बिजली, पानी, नालियों के, सड़कों के मुद्दे इतने साल पहले भी देखे हैं, आज भी देखे हैं, और वो आज भी चलते जा रहे हैं। इस वजह से ना कईयों की होप ख़त्म हो जाती है कि यार 20 साल निकल गए, 20 साल में मतलब गवर्नमेंट्स चेंज हो गई, लेकिन जो तरक्की एक एक्सपेक्टेड होती है एक कंट्री को बहुत आगे लेके जाने में, उन चीज़ों में ना अभी भी काफ़ी पीछे हैं। तो इस वजह से कई लोग कहते हैं कि यार हमने अब यहाँ से एटलीस्ट निकल के कोशिश कर लेनी है, और अगर कामयाब हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो जैसे ज़िंदगी यहाँ चलनी है वैसे बाहर चल लेगी। इस वजह से भी मेरा ये मानना है हर जगह पे ना काफ़ी सारे अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं, और कुछ पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको भी सुधार करने की ज़रूरत है अपने काम करने के तरीके में, ताकि अपने एरिया की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। और अभी भी इंडिया में ना मतलब काफ़ी सारी सिटीज़ काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस्ड हैं, और कई शहर ऐसे हैं कि वो आज भी जैसे 10 साल पहले होते थे, 20 साल पहले होते थे, वो आज भी वैसे ही हैं। वेयर एज़ ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर सारा सेम हो, एजुकेशन सेक्टर लगभग एक जैसा हो, और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ लगभग एक जैसी हों एटलीस्ट सरकारों की ओर से, तो शायद हो सकता है लोग वहाँ पर रह के फिर से उम्मीद लगा के तरक्की करना चाहें। फिर किसी अच्छे टॉपिक में मिलूँगा, होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और तब तक के लिए ज़रूर मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगा। हैव अ लवली डे अहेड। बाय बाय।